हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को रिवाइज करेंगे। देखेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो हमारे पेपर के ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। क्लाइमेटोलॉजी बेसिकली हमारा जलवायु विज्ञान है, जिसमें हम जल और वायु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, और ये क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ने के लिए हम 3 बेसिक एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे हो गए इंसोलेशन हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। अगर हमारा सन से इंसोलेशन ही नहीं आएगा तो प्रेशर में डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा और एयर का मूवमेंट नहीं होगा, और फिर हमारा जो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा, तो फिर हमारा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसमें हमारा पहला जो मेन एलिमेंट हो जाता है वो हमारा हो गया इंसोलेशन। ठीक, इंसोलेशन की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है लैटिट्यूड्स पे। क्लाइमेटोलॉजी का अगर हम वर्ड मीनिंग समझें, ठीक, तो ये क्लाइमेटा वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है लैटिट्यूड्स को सही से पढ़ना। ठीक, इस लॉगी का मतलब होता है स्टडी और क्लाइमेटा का मतलब होता है लैटिट्यूड्स की स्टडी करना। ठीक, तो क्लाइमेटोलॉजी के बारे में आप बेसिकली जानते ही होंगे, इसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। मान लीजिए हमारा सन है, सन से हमारा इंसोलेशन आई और हमारी अर्थ है, अर्थ पे हमारा एटमॉस्फेयर है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर बेसिकली है कुछ नहीं, हमारा गैसेस और डस्ट पार्टिकल का मिक्सचर है, जो कि अर्थ के चारों तरफ सराउंडेड है। अब ये क्यों सराउंडेड है, ये भी हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये अर्थ के चारों तरफ सराउंडेड क्यों है। तो हमारे अर्थ में एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी अर्थ पे जो ये हमारा एटमॉस्फेयर वो स्टिक है। यहीं पे हमारा एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे भी है, मून पे भी है, तो मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? मून पे एटमॉस्फेयर होता, लेकिन जो मून की एस्केप वेलोसिटी है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द अर्थ। अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 के आसपास है। ठीक, तो ये जो एयर है वो अर्थ को छोड़ के जा नहीं पाती है, बट इन केस ऑफ मून वो छोड़ के चली जाती है। ठीक, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के कौन कौन से तरीके हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 तरीके हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हो जाता है हमारा, लाइटनिंग के थ्रू हो जाता है, और बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में क्या होता है, आपने लेगुमिनस प्लांट देखे होंगे, उसमें हमारा राइबोजियम नामक का बैक्टीरिया रहता है, उसके थ्रू हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब यहाँ पे आ गया था हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हमारा गैसेस आ जाएंगे और डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो बेसिकली हम गैसेस में पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में, और नाइट्रोजन हमारा लगभग 78.08% है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन हमारा 20.9% है। फिर आ जाता है हमारा आर्गन, आर्गन हमारा 0.93% है। फिर आ जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% है। जब हमारा स्टार्टिंग का एटमॉस्फेयर बना था तब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, बट बाद में बारिश की वजह से ये हमारी रॉक्स में आके डिपॉजिट हो गई, ओशियंस में घुल गई। ठीक, उसके बाद हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, फिर नियॉन आ जाता है, फिर क्रिप्टॉन आ जाता है, फिर हीलियम आ जाता है, फिर हाइड्रोजन आ जाता है, फिर हमारा यहाँ पे हमारा क्रिप्टॉन नहीं है, जेनॉन है। क्रिप्टॉन पहले ही आ चुका है हमारा। ठीक, अब हम लोग पढ़ लेते हैं, हमने कंपोजिशन तो पढ़ लिया है, अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में क्या होता है, मान लीजिए अज्यूम करिए ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, उसकी अलग अलग लेयर्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेयर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, बट उनके फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा होगा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर बेसिकली हमारा है क्या, ट्रोपोस्फेयर लोअर मोस्ट लेयर है अर्थ की। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, क्या ये हमारी अर्थ है, तो ये हमारी हो गई ट्रोपोस्फेयर।
इसके ऊपर वाली हो गई स्ट्रेटोस्फेयर, इसी में हमारी ओजोन है। कभी कभी इसको ओजोनोस्फेयर भी कहीं कहीं तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारी देखो ट्रोपोस्फेयर हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर हो गई, फिर हमारी आ जाती है मेसोस्फेयर, फिर उसके ऊपर आ जाती है हमारी आइनोस्फेयर। यही आइनोस्फेयर का जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं थर्मोस्फेयर। फिर इसके ऊपर हमारी जाती है एक्सोस्फेयर। इनके सब के फीचर हम लोग इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा इतनी डिटेल में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे नीचे वाली ट्रोपोस्फेयर के बारे में। तो ट्रोपोस्फेयर हमारी लोअर मोस्ट लेयर है जिसमें सारे वेदरिक फिनोमेना ऑकर होते हैं। ठीक, और इसके अपर पार्ट में जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं। जैसे ही नाम आ गया जेट स्ट्रीम्स। अब जेट स्ट्रीम्स होती क्या हैं? ये एयर करंट होते हैं जो कि हमारे हाई एल्टीट्यूड पे चलते हैं। अब फिर से बात आ गई हमारी एयर करंट क्या होता है। एयर करंट बेसिकली हमारा जो है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर है। मूवमेंट ऑफ एयर दो प्रकार के हो सकते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, एयर का मूवमेंट ऐसे भी हो सकता है हॉरिजॉन्टली, एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर की साइड, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड, और एक मूवमेंट हमारा अर्थ ऊपर भी हो सकता है। तो यही जो हमारा वर्टिकल मूवमेंट है एयर का, इसी को एयर करंट कहते हैं। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक, तो हमारा जेट स्ट्रीम एयर करंट है। एयर करंट है जो हाई एल्टीट्यूड पे मूव करती हैं। ठीक, जेट स्ट्रीम्स बेसिकली स्ट्राइप्स में चलती हैं ताकि वो कभी भी किसी से जाके मिल सकें, किसी दूसरी जेट स्ट्रीम से, और ये हमारा जो वेदर है उसको पुश बैक करने का, एयर मास को पुश करने की क्षमता रखती हैं। इनकी लेंथ हज़ारों किलोमीटर में हो सकती है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। ठीक, हाँ, और फिर हमारे डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं। इस लेयर में हमारे डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं जो कि क्लाउड फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। हमारी जो ट्रोपोस्फेयर है इसमें हमारे क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है। फिर इसके आगे वाली लेयर में हमारे जो क्लाउड्स बनते हैं वो हो गया सीरस और मदर पर्ल ऑफ द क्लाउड, जिससे बारिश नहीं होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो क्लाउड बनते हैं उनसे बारिश होती है, पर यहाँ जो क्लाउड बनते हैं उनसे बारिश नहीं होती है। और उसके आगे की जो लेयर है हमारी मेसोस्फेयर, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ से जो हमारे स्पेस से मेचोराइट्स आते हैं वो यहीं जल के राख हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारा नॉक्टिल्यूशन क्लाउड बनता है। और उसके आगे वाली लेयर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस की घटना देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें क्लाउड के उस पर हमने डिफ्रेंसिएशन देखा। यहाँ पे क्लाउड जो बनता है उससे बारिश होती है, यहाँ जो क्लाउड बनता है उससे बारिश नहीं होती है। यहाँ नॉक्टिल्यूशन क्लाउड बनता है। फिर आगे वाली लेयर में हमारा ऑरियोरा बोरियोलिस और ऑरियोला ऑस्ट्रियोलिस की घटना देखने को मिलती है। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ट्रोपोस्फेयर में हमारा 75% ऑफ द मास गैसेस का पाया जाता है, और यहाँ पे N2 और O2 गैस लगभग 120 किलोमीटर तक काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी में पाई जाती है। फिर इनकी प्रेजेंस नेग्लिजिबल होने लगती है, और ये पोल्स पे 0 से 8 किलोमीटर तक पाया जाता है इसकी वेटनेस, और इक्वेटर पे 0 से 18 डिग्री। ऐसा क्यों है? ये इंसुलेशन की वजह से है। ठीक, अब हमारी आ जाती है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर हमारी 50 किलोमीटर तक मान लीजिए अर्थ है, 18 किलोमीटर तक हमारी ये ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है। इसमें जो क्लाउड बनते हैं उनसे वर्षा नहीं होती, जैसे सीरस हो गया, मदर पर्ल क्लाउड हो गया। ठीक, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ दूर तक स्टेबल रहता है 20 डिग्री तक, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़े तो उसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, और जब हाइट के साथ टेम्परेचर घटे, एक एवरेज टेम्परेचर घटे, तब उसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। जो हमारी ट्रोपोस्फेयर थी उसमें जो हमारा टेम्परेचर डाउन होता है 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर पे कम होता है, और या तो हम कह सकते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर में कम होने लगता है। इसी को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और जब हम ऊपर बढ़ने लगे तो हाइट के साथ अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इसी लेयर में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है और हमारे स्किन कैंसर से बचाने का काम करती है। ये हम लोगों ने भी क्लाउड्स को जो डिस्कस किया था उसके बारे में है कि ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड बनते हैं, डस्ट प्रेजेंट है इसकी वजह से।
स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड्स तो बनते हैं, जैसे कि या तो नहीं क्लाउड बनेंगे तो सीरज बनता है जिससे बारिश नहीं होती है। मेसोस्फीयर में हमारे नॉक्टिल्यूशन क्लाउड बनते हैं, क्योंकि मेटेओराइट आते हैं वहाँ जल जाते हैं, उनके धूल के कणों से हमारा नॉक्टिल्यूशन क्लाउड बनते हैं। और आइनोस्फीयर में हमारा अरोरा बोरियोलिस देखने को मिलता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोरा ऑस्ट्रियोलिस हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में। ये है क्या बेसिकली, हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है वहाँ पे चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, और जब ये चार्ज पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में घुसने लगते हैं तो उनकी वजह से रोशनी उत्पन्न होती है। तो उन्हीं घटनाओं को हम अरोरा बोरियोलिस या अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। अगली लेयर हमारी है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर जो हमारी है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है, ठीक। इसमें टेम्परेचर जो है घटता है हाइट के साथ बढ़ने पर, और इसमें नॉक्टिल्यूशन क्लाउड बनते हैं। अभी हमने बताया क्या होते हैं नॉक्टिल्यूशन क्लाउड। और इसमें जब हम टॉप मोस्ट लेयर पर पहुंचेंगे, मेसोस्फीयर के टॉप मोस्ट पार्ट पे, तो वहाँ तक टेम्परेचर हमारा -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इस लेयर में फ्रिक्शन की वजह से हमारे जो क्या नाम है मेटेओराइट्स हैं वो जल जाते हैं। यहाँ पे हमने इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में डिस्कस किया है, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि हाइट के साथ टेम्परेचर अगर बढ़े तो उसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, हाइट के साथ घटे तो उसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। फिर अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे हमारा आइनोस्फीयर के बारे में। इसमें जब हमारी सनरेज पड़ती हैं तो ये लेयर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, DEFG। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये डिटेल्ड टॉपिक है, ये अभी आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी आइनोस्फीयर है वो लगभग 80 से 660 किलोमीटर तक पाई जाती है। हमारा N2 और O2 एटॉमिक स्टेज में पाए जाते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिविटी करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ पे अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्या है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है हमारा इंसोलेशन। बेसिकली इंसोलेशन होता क्या है, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सन के द्वारा जो किरणें हमारी अर्थ को प्राप्त होती हैं उन्हीं को इंसोलेशन कहते हैं। ये एक फिक्स्ड अमाउंट में मिलती हैं, जिसको हम लोग सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इसको लैंगले ने दिया था, तो इसे लैंगले कॉफिशिएंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक। और जो हमारी इंसुलेशन जो रेस अर्थ को मिलती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में मिलती हैं, और जो अर्थ रेडिएट बैक करती है एनर्जी एब्जॉर्ब की वाली, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, लॉन्ग वेव्स होती हैं। अब हम देख लेते हैं फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इंसुलेशन को। तो फैक्टर्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्लैंटिंग सनरेज। अब हम स्लैंटिंग सनरेज देख लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है, तो यहाँ पे हमारी जो रेज पड़ती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, और यहाँ पे हमारी स्लैंट सनरेज पड़ती हैं, ठीक। तो जब एट पोल्स पे देखते हैं, पोल्स पे हमारी सनरेज तिरछा पड़ती हैं। जब ये तिरछा पड़ेंगी तो इसको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी, तो इसके बीच में बादल भी मिलेंगे जो लाइट को एब्जॉर्व करेंगे और रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो जब तक ये एनर्जी यहाँ पर पहुँचेगी तब तक एनर्जी ज़्यादा डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो यहाँ पे इंसुलेशन कम प्राप्त होगा। बट यहाँ पे इसको कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी कम पड़ेगा, और यहाँ पे क्लाउड आउट भी कम मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इंसुलेशन हमको ज़्यादा मिलेगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्टिविटीज़ ऑन द सरफेस ऑफ सन। सन के सरफेस पे हमारा सन स्पॉट या सोलर स्पॉट्स बनते हैं, जिसकी वजह से हमें सोलर इंसुलेशन ज़्यादा मिलती है। होता क्या है, बेसिकली हमारा जो सन का सरफेस है वो हर 11 वर्षों के बाद 11 ईयर्स के बाद सन स्पॉट्स उसमें बनने लगते हैं। जो सन स्पॉट्स हैं उसका टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस होता है, 4500 डिग्री सेल्सियस। बट जो हमारा सरफेस ऑफ सन है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे जो एंशियंट जोग्राफर थे या साइंटिस्ट थे, उनका मानना था कि जब हमारे सन में सन स्पॉट्स बनते हैं तब हमको इंसुलेशन कम मिलेगा। बट ये मॉडर्न डे में जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये डिस्कवर किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया है कि सन स्पॉट जब बनते हैं तो उसकी वजह से अर्थ को ज़्यादा इंसुलेशन मिलती है। जो सन स्पॉट का टेम्परेचर है प्लस जो सरफेस ऑफ द सन का टेम्परेचर है वो दोनों मिक्स होकर पूरा ज़्यादा इंसुलेशन देते हैं।
अब उसके बाद हम लोग लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखिए दो ऐसी कंडीशंस होती हैं, ये हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है, एपीहिलियन एंड पेरीहिलियन। देखो अर्थ जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब अर्थ सन के पास में होती है, एक ऐसी कंडीशन आती है जब सन के दूर में होती है। तो एपीहिलियन ऐसी कंडीशन है जब अर्थ सन से काफ़ी दूर होती है, ठीक। तो ये 4 जुलाई को ऑकर होता है, तब लगभग अर्थ हमारी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर दूर होती है सन से। पेरीहिलियन ऐसा टाइम है जब पेरीहिलियन बेसिकली हमारा ऐसा टाइम है जब हमारी सन जो अर्थ है सन के पास में होती है, ये 3 जनवरी को होता है, तब इंसोलेशन हमको ज़्यादा मिलता है। ये बेसिकली इस टाइम पे अर्थ ऐसे झुकी हुई होती है, ठीक। तो और इस टाइम पे अर्थ हमारी ऐसे होती है, तो बेसिकली नॉर्थन साइड में हमको ज़्यादा वो मिलता है। अब इसी में हमारा इक्विनॉक्स और सोलेटाइज हो जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमारा है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। भाई अगर बादल ज़्यादा होंगे तो इंसुलेशन हमको कैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा? बादल होने की स्थिति में हमको इंसुलेशन कम मिलेगा। आप पेड़ की छांव में बैठे हैं तो क्या आपको धूप ज़्यादा मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप अगर खाली एरिया क्लियर स्काई में है तब आपको इंसुलेशन या धूप ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू द जब आप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक। तो ट्रांसपेरेंसी पे भी डिपेंड करती है हमारी इंसुलेशन, और डे के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। दिन जितना बड़ा होगा वही हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक, सोलेटाइज और इक्विनॉक्स में। अगर भाई दिन ज़्यादा बड़ा है तो सूर्य किरणें ज़्यादा पड़ेंगी, उससे इंसुलेशन हमको ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो हीट बजट। हीट बजट का मतलब होता है किसी चीज़ को बैलेंस करना लेना। एकदम से ना उड़ा देना, ना तो एकदम कंगाल होना, ना तो एकदम वो होना, ठीक। अगर अर्थ को जितनी सोलर रेडिएशन मिलती है वो सारी एब्जॉर्व कर ले तब भी रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर सारी रिफ्लेक्ट बैक कर दे तो एक साथ में तब भी रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जम जाएंगे। सारी एब्जॉर्व कर लेगी तो गर्मी हो जाएगी, तब भी रहना मुश्किल हो जाएगा। तो एक अर्थ बैलेंस क्रिएट करके चलती है, उसी को हम लोग हीट बजट कहते हैं। इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो हमारा एल्बिडो है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं अगर हम सन की सोलर इंसुलेशन को 100% माने तो उसमें 35% पहले आती है। 35% में हमारा 27% क्लाउड एब्जॉर्व कर लेते हैं, फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो 25 में से 27 निकल गई, बची 8। जब 8% ऊर्जा आगे बढ़ती है या सोलर इंसुलेशन आगे बढ़ती है तो 6% हमारी डस्ट पार्टिकल उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। फिर हमारी 2% नीचे आती है, वो ग्लेशियर के द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती है, फिर रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है। तो ये जो हमारी सोलर इंसुलेशन है इसका अर्थ को गर्म करने में कोई भी योगदान नहीं है, तो इसी को हम लोग कहते हैं एल्बिडो ऑफ द अर्थ, ठीक। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं, अगर आप समझना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो देख सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं एल्बिडो ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो 35% एनर्जी है वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचती ही नहीं है, उसके पहले ही रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है। बची हमारी 65% ऊर्जा। तो जब ये हमारी अंदर आती है तो 14% हमारी एटमॉस्फेयर ऑब्जॉर्व कर लेता है, टोटल 51% धरती पे पहुंचती है। 51% में हमारी जो धरती है वो 34% एब्जॉर्व करती है और 17% रिफ्लेक्ट बैक स्पेस कर देती है। अब ध्यान से देखिए, जो हमारी यहाँ पे 14% बची थी जो एब्जॉर्व की थी एटमॉस्फेयर ने वो होगा, और बाकी 34% टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ के द्वारा, ठीक, अर्थ बाद में छोड़ेगी। तो हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल कितनी एनर्जी हो गई? 48%। यही बजट की तरह सेव करके अर्थ रखी है, ठीक, उसको भी बाद में वो बाहर भेज देगी। तो यही हमारा हीट बजट हो गया। जितना हमारे पास टोटल एनर्जी रिसीव हुई थी वो रेडिएटेड बैक कर दी गई है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा, बट उसको कुछ टाइम के लिए रोक के रखा जाता है, उसी को हम लोग हीट बजट कहते हैं। हीट बजट के बाद हम लोग तुरंत एयर प्रेशर में आ जाएंगे। एयर प्रेशर का मतलब होता है फोर्स एक्सर्टेड। अगर हम प्रेशर को डिस्कस करें सबसे पहले तो प्रेशर होता है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। अब अगर हम एयर प्रेशर की बात करें तो एयर में बेसिकली हमारा मास होता है। अब किसी चीज़ में मास है तो वो फोर्स लगाएगा किसी एरिया पर, तो वही एयर प्रेशर हो गया, ठीक। अगर हम 10 मीटर की हाइट पर जाते हैं तो हमारा 1 MB टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, ठीक। प्रेशर डिफाइन होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसकी यूनिट है मिलीबार या पास्कल। इसको मेज़र करते हैं बारोमीटर से, जिसको इन्वेंशन टॉर्चली ने किया था। और विंड का मोमेंट क्यों होता है?
विंड के दो प्रकार के मूवमेंट हमने आपको बताए थे। एक हमारा वर्टिकल मूवमेंट होगा जिसको हम लोग कहते हैं एयर करंट, कन्वेक्शनल करंट भी कहते हैं या एयर करंट का हो, ठीक। और हमारा जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का उसको हम लोग कहते हैं विंड। विंड सर्कुलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। अगर दो हॉरिजॉन्टल एरियाज के प्रेशर डिफरेंस होंगे तो एयर बेसिकली हमारा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर को मूव करेगी। अब हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारा है कोरियोलिस इफेक्ट। अगला टॉपिक बेसिकली हमारा है कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट बेसिकली हमारा कोरियोलिस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया कि अर्थ का मूवमेंट जो है पीजीएफ की वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, ठीक। मान लीजिए ये अर्थ है हमारी, ठीक, ये लो प्रेशर एरिया है तो ये हाई प्रेशर एरिया है, तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की साइड मूव करेगी। लेकिन अर्थ अपनी जगह पे रोटेट भी करती है। यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ की, सर्कमफ्रेंस यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो जब अर्थ पूरी रोटेट करेगी तो यहाँ का पार्ट ज़्यादा मूव करेगा, यहाँ का कम मूव करेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, रोटेशनल वेलोसिटी बोले या एंगुलर वेलोसिटी बोले, ठीक। तो इसकी वजह से विंड का डिफ्लेक्शन इधर हो जाता है, ठीक। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड्स को ही कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, जब अर्थ की रोटेशन की वजह से। इसको कोरियोलिस ने दिया था, ये रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से जनरेट होता है। तो इसकी वजह से विंड डिफ्लेक्शन होता है। जो विंड हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर से इक्वेटर की साइड आ रही होगी तो वो अपने राइट साइड में मुड़ जाएगी, ठीक। और जो एयर हमारी सदर्न डायरेक्शन से हमारी इक्वेटर की साइड जा रही होगी तो वो अपने लेफ़्ट साइड को मूव कर जाएगी, ठीक। अगर आप इसको डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने बना रखा है, उसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ बातें थी हमारे कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में। ऐसे ही हमारा फेरल कॉन्सेप्ट है। फेरल कॉन्सेप्ट क्या है? इन्होंने बेसिकली बताया है कि जिधर से हवा आ रही है आप उधर को मुंह करके खड़े हो जाइए, ठीक, खड़े हो जाइए। नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट को मुड़ जाएगी और साउथ हेमिस्फीयर में ये अपने लेफ्ट को मुड़ जाएगी। ये बेसिकली यही फेरल कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग जल्दी जल्दी एयर प्रेशर बेल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। एयर प्रेशर बेल्ट, एयर तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, प्रेशर भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो बेल्ट को देख लेते हैं। बेल्ट बेसिकली दो लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स के बीच का एरिया, जैसे ये हमारी दो पैरेलल्स हैं, इनके बीच का एरिया है बेल्ट, ठीक। अब हमारी टोटल 7 बेल्ट हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमने अर्थ बनाई, तो इसमें हमारी 7 बेल्ट बन जाती हैं, ठीक। ये हमारी हो गई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक। और ये हमारी हो गई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ऐसे ही इधर हो जाएगा। टोटल 7 बेल्ट हो गई। इसमें हमारी जो है ये वाली बेल्ट और ये वाली बेल्ट और ये वाली बेल्ट हमारी जो है टेम्परेचर बेल्ट है, ठीक। ये हमारी सोलर इंसुलेशन की वजह से फॉर्म होती हैं, टेम्परेचर की वजह से फॉर्म होती हैं। कुछ बेल्ट हमारी मोशनल बेल्ट होती हैं, ये 4 है नंबर में, ये वाली बेल्ट, ये वाली बेल्ट, ये वाली बेल्ट, ये वाली बेल्ट और ये वाली बेल्ट, ठीक। इनको हम लोग मोशनल बेल्ट कहते हैं। ये 4 है नंबर में। अब इसमें हमारी जो विंड्स फ्लो करती हैं वो अलग अलग हैं। ट्रेड विंड्स बेसिकली हमारी 30 से 35 डिग्री के बीच में मूव करती हैं। वेस्टर्लीज 60 से 65 के बीच में मूव करती हैं। पोलर ईस्टर्लीज वही 65 से 90 के बीच में मूव करती हैं। तो ये बेसिकली कुछ हमारी विंड्स के बारे में थी, इनके बारे में वीडियो में बना रखे हैं। अब एयर सर्कुलेशन, बेसिकली 3 प्रकार का एयर सर्कुलेशन होता है। एयर सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, विंड की टाइप्स की बात नहीं कर रहे हैं। विंड भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होती है। हम यहाँ सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकेंडरी सर्कुलेशन, टर्शियरी सर्कुलेशन। प्राइमरी सर्कुलेशन में बेसिकली हमारे ट्रेड विंड्स आ जाती हैं, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, ठीक, या फिर पोलर विंड्स। पोलर विंड्स हमारी पोलर ईस्टर्लीज भी कहलाती हैं। सेकेंडरी विंड्स में हमारी मानसून आ जाता है, जेट स्ट्रीम आ जाता है, फ्रंट्स आ जाता है, लैंड एंड सी ब्रिज आ जाता है, माउंटेन एंड वैली ब्रिज भी आ जाते हैं। टर्शियरी में हमारी लोकल विंड, प्लानिटरी विंड, सीजनल विंड्स हो गई। अब ट्रेड विंड्स की कुछ खासियत पढ़ लेते हैं। ट्रेड विंड्स की बेसिकली हम डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन क्या होती है ट्रेड विंड्स की? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट की इधर होता है, नॉर्थ ऊपर की साइड होता है, ईस्ट इधर साइड होता है। इधर से ये इधर से इधर को जाएंगी, ठीक। ईस्ट में रेनफॉल कराती हैं, वेस्ट में डेजर्ट बनाती हैं। तभी आपने देखा होगा जो ये ट्रेड विंड्स का एरिया है, जैसे हमारा अफ्रीका का एरिया देखोगे तो उसके वेस्टर्न पार्ट में हमें रेगिस्तान देखने को मिल जाएंगे। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में आपको रेगिस्तान देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब वेस्टर्लीज की बात कर लेते हैं तो इनका मूवमेंट हमारा साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है, ये ऐसे है, ठीक।
और ये 30 से 35 के बीच में चलती हैं, 60 से 65 के बीच में वेस्ट में रेन कराती हैं, ईस्ट में ड्रॉप करती हैं, ठीक। और ये रोरिंग 40s हो गई, श्रीकिंग 50s हो गई, स्ट्रोमी 60s हो गई। ऐसे ही हमारी पोलर विंड्स हैं। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, ये बेसिकली हमारी ट्रेड विंड्स हैं, ये हमारी वेस्टर्लीज हैं, ये हमारी ईस्टर्लीज हैं। इनका डायरेक्शन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बेसिकली जेट स्ट्रीम्स के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ एयर है जो सर्कुलेटिंग द अर्थ, अभी हमने बताया था एयर करंट है जो अर्थ के हाई एल्टीट्यूड पे मूव करती है 6 से 11 किलोमीटर। और ये बनती कब है? जब हमारा FC फोर्स के बराबर हो जाता है तब ये बनती है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा होगा FC क्या है, तो हमारा कोरियोलिस फोर्स है। अगर कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बराबर हो जाए तो हमारी जेट स्ट्रीम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब बेसिकली हम कुछ लोकल विंड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लोकल विंड्स में हमारी दो तरह की विंड हो जाएंगी, वार्म विंड्स और कोल्ड विंड्स। वार्म विंड्स जैसे कि रॉकीज हो गई, इनकी वजह से एग्रीकल्चर में हेल्पफुल हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी चलती हैं अमेरिका में, तो ये मान लीजिए ये हमारा पहाड़ है और इधर हमारा ओशन है, तो ये ओशन से चलती हैं मॉइस्चर लेके, तो यहाँ पे पहुँचती है तो ये यहाँ पे बारिश कर देती हैं। फिर जब ये यहाँ से नीचे को जाती हैं तब यहाँ पे जो बर्फ़ बनी होती है उसको पिघला देती हैं। तो मतलब यहाँ पे जाड़ा हो रहा होता है तो उसको ये टेम्परेचर को नॉर्मल करती हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए पॉसिबिलिटीज़ को जनरेट करती हैं। तो इसको स्नो ईटर भी कहा जाता है, ठीक। ऐसे यामो जापान हो गया, फिर ट्रामोंटाना जो हो गया सेंट्रल यूरोप हो गया, सामून ईरान हो गया, ठीक। ऐसे कोल्ड विंड्स हैं। कोल्ड विंड्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ऐसे फास्टली डिस्कस करने से कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसमें बेसिकली हम नाम देख लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि मैप से, ताकि आपको समझ में आता रहे। तो बेसिकली हमारा देख लीजिए यहाँ पे ब्लिजार्ड बहती है, यहाँ चिनूक बहती है, यहाँ सेंटा एना बहती है, यहाँ हमारा नॉर्थर बहती है, ठीक। ये नेवाडोज है, ये फ्राइजियम है, पेम्पारो है, फिर जोंडा है, ब्लिजार्ड है, ठीक। डस्ट एवल, हरमेटन है, खमसन है, ठीक। यहाँ पे सिरको बहती है, सिरको। फिर यहाँ पे फॉन बहती है, यहाँ समून बहती है, इंडिया में लुई आंधी बहती है, नॉर्वेस्टर हो गया। ऐसे ही हमारा न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर चलती है, ऑस्ट्रेलिया में साउथ वेस्टर चलती है। तो ये बेसिकली हमारा वीडियो था रिवीजन पार्ट 1। इसके आगे के भी रिवीजन पार्ट्स आएंगे और डिटेल्ड वीडियोस भी आएंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो and want more such educational content from me, so please like and share my video so that I can also get motivation to make more videos. Thank you and see you in the next. Jai Hind.